जब से 97 में मैंने चिकित्सा व्यवसाय शुरू किया, तब से ऐसे रूटीन में आप जैसा ही था, एक वैद्य के स्वरूप में कार्य कर रहा था। लेकिन करीबन दूसरे ही महीने से मेरे यहाँ गर्भ संस्कार और वंध्यत्व के पेशेंट ऐसे ही आने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जन्मों का ही ऐसा होता है कि हर एक को, आपको भी सोच में आ रहा है कि मुझे शल्य चिकित्सा में जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। तो ये विचार या जो आपकी नसीब में होता है, वहां से अंतःस्फुरणा होती है और उसी के हिसाब से आप आगे चलना शुरू करते हैं। तो वंध्यत्व का तो शुरू हो गया और बहुत अच्छा कार्य होने लगा। 2010 के आसपास मेरा जो है लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आया। और परिवर्तन आया क्योंकि उस समय मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा साहस किया था। एक छोटा सा 15-20 लाख के वार्षिक टर्नओवर करने वाला वैद्य एक बड़ा सपने की हिम्मत कर बैठा और 2.5 करोड़ का एक हॉस्पिटल अहमदाबाद के एकदम पॉश एरिया में होना चाहिए, वो एक सपना देखा। अपनी जो हैसियत बोल सकते थे उससे 10 गुना, तो वो साहस जो ईश्वर ने मुझे दिया है और उसके स्वरूप में हमने एक बड़ी अस्पताल जो है 1600-1700 स्क्वायर फीट की 2.5 करोड़ की लागत से वो बनाई और उसके बाद में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तभी से धीरे धीरे ऐसे हुआ कि कठिन से कठिन व्याधियां जो थी वो उनके रुग्ण आने लगे। तो उसके बाद में ऐसे आया कि आज तक 800 पेशेंट में ऐसे देख चुका हूं जिनका नाम मैंने पहले नहीं सुना था। श्रिगल-नाजर सिंड्रोम कैसे होता है, जन्म से ही खामी होती है जीन्स में और पीलिया बना रहता है। 28-30 के आसपास ही बिलीरुबिन लाइफ से था, 17 साल का बच्चा था। ब्रिक सिंड्रोम, बिनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। और जैसे धन्वंतरी जी परीक्षा ले रहे थे कि कठिन से कठिन व्याधियां, और मैंने अपने जब स्वप्न था तब मैंने मांगा हुआ था कि मुझे ऐसी ऐसी व्याधियों में काम करना है, एलोपैथी के पास क्यों भेजते हो, आयुर्वेद के वैद्य के पास ऐसा क्यों नहीं होता है। तो अंदर से करता था, तो भगवान ने जैसे परीक्षा ली, चलो देख लो, हाँ इतना काम है। हर रोज के ऐसे नए पेशेंट आने लगे, तो फिर से वांचन की एक नई यात्रा शुरू हो गई। और ऐसी यात्रा हुई कि कोई जवाब नहीं मिलता था। ऐसे कठिन व्याधियां आई कि जो मृत्यु की कगार पे खड़े थे और इतने सारे रुग्ण हो गए। तो 6 संहिताओं को ऐसे रात में 2-2 बजे तक वो टेबल के ऊपर रख के, एलोपैथी की भी वो बुक्स होती थी, वहां से वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या है पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, इमेजिकल पैरामीटर क्या है, और उसमें से संहिता में जवाब क्या है, वो ढूंढने की कोशिश की। तो उसी यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। एविडेंस बेस्ड है। मैं दूसरी एक बात करता हूं तब तक। ऐसा है कि करीबन 125-30 से ज्यादा बार मैं आईसीयू में जा चुका हूं। आईसीयू में ऐसी कंडीशन होती है कि वेंटिलेटर के ऊपर है, बहुत गंभीर व्याधि से पीड़ित है, और ऐसा है कि वो बोलते हैं कि नहीं सर आपका नाम सुना है तो लेना है। एक कार्डियोलॉजिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, आगे केस है। तो जब मुझे बुलाया गया तो एंटी-प्रो बीएनपी उनका 16,000 हो चुका था। एंटी-प्रो बीएनपी एक ऐसा है कि कार्डियक मसल जब फेल होते हैं, सीसीएफ जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो उसकी कंडीशन को वो इतना हाई चला जाता है। तो जब वो 1500 होता है तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया ऐसा है कि 1500 एंटी-प्रो बीएनपी रहेगा तो वो फर्स्ट स्टेज का सीसीएफ, सेकंड स्टेज का रहेगा तो 3000, थर्ड स्टेज में 4500 एंड 6000 जब होगा तो लास्ट स्टेज का कार्डियक फेलियर माना जाएगा। उसके बाद आयु कितनी है कोई नहीं बोल पाएगा। यूरोकाइनेज और वगैरह के जो इंजेक्शन लगते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद 50-50 हजार के हार्ट पंपिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कठिन परिस्थितियां होती थी। लेकिन जब मैंने बोला कि मैं आना चाहता हूं और मैं आऊंगा तो ऐसे नहीं आऊंगा, राजा की तरह आऊंगा, छुपते छुपाते नहीं आऊंगा। मैंने पेशेंट को भी बोल देता हूं, सभी अभी तो सब पहचान गए हैं, रुग्ण भी सब पहचाने हुए हैं कि हाँ सर को बुलाना है और पेशेंट के देखने के लिए और आईसीयू में। तो मैंने बोला कि मैं आपकी
हिस्ट्री शीट जो है हॉस्पिटल की, उसमें हमारा नाम आयुर्वेद का होना चाहिए कि आयुर्वेद का एक सुपर स्पेशलिस्ट वैद्य वो आपके यहाँ आ रहा है। और अभी जो परिवर्तन होगा वो हम खिला ठोक के बोलेंगे कि अभी जो परिवर्तन होने वाला है वो सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा से होने वाला है। और उसी के ज्यादातर पेशेंट के जो रिकॉर्ड है वो सब आईसीयू के इंटरनल रिकॉर्ड है, जो किसी को नहीं दिया जाता है। और जो आईसीयू में थे वही रिकॉर्ड मैं लेके आया हूँ और काफी समय से मेहनत करके तैयार किया हुआ है। थोड़ी सी योजना करके उसको कंटिन्यूस चले तो बहुत बच्चों को भी मजा आ जाएगा। ये एंटीप्रो पीएनपी था, तो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जो मेरी बातचीत हुई, बराबर, तो मैंने बोला कि नहीं, कार्डियोलॉजी आपका जो कंसर्न फिजिशियन है, अटेंडिंग फिजिशियन है, उनको पता चलना चाहिए कि हम आ रहे हैं, आयुर्वेद का वैद्य आ रहा है। वो बोले कि नहीं, वो हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि मेरे साथ बातचीत करवाओ। तो शुरू में तो ईगो होता है सबका, बहुत अहंकार रहता है, तो 2, 3, 4 बार तो ऐसे हर एक पेशेंट में होता है। तो उनके ईगो को तोड़ने, नीचे लाने के लिए हमको थोड़ा सा छोटा होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो किया, तो बोला कि नहीं, आपके पास अगर कैपेसिटी है तो आप ले जाओ। मैंने बोला कायदा मुझे परमिट नहीं करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर ये सब करने की, आईसीयू खड़ा करने की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, लेकिन मुझे चिकित्सा करने की परमिशन दी जाए। मैं आने वाला हूं। और बोले कि जिम्मेवारी किसकी? तो मैंने जिम्मेवारी आपने तो बोल दिया है कि 7 से 20 दिन का समय है पृथ्वी के ऊपर इस रुग्ण का, तो फिर आप जिम्मेवारी की क्या बात कर रहे हो? आपने तो हाथ ऊपर कर दी है कि घर पे ला जाओ, सेवा करो। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारे आयुर्वेद में अरिष्ट लक्षण कहे गए हैं। अरिष्ट लक्षण यानी डेथ प्रेडिक्टर साइन, तो वो मुझे इस रुग्ण में नहीं दिख रहा है। तो इस रुग्ण में नहीं दिख रहा है तो मुझे चिकित्सा करने की परमिशन दीजिए, और मैं जो औषधियां देना चाहता हूं मुझे फ्री हैंड दे दो। 3 दिन में ये जो रुग्ण है वो आपके आईसीयू में चलेंगे। 7 से 8 दिन के बाद आप उसको डिस्चार्ज करेंगे, और करीबन 15 दिन के बाद मैं खुद रुग्ण के घर पे जाऊंगा और आपको वीडियो कॉलिंग करके उनको 100 कदम चल के दिखाऊंगा। तो बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, बोले ऐसा ही हमने थोड़ा बाल सफेद किए हैं, तो ये नहीं कर पा रहा है, यूरोकाइनेज नहीं कर पा रहा है, डिजिटालिस ये नहीं कर पा रहा है, इतनी सारी औषधियां हमारी जा रही है और आप बोल दोगे। मैंने बोला आप जो है वो ठीक है, आपके 120वीं पीढ़ी के जो दादा और परदादा लगते हैं वो चरक संहिता में सब ये मेंशन है। तो हृदय रोग का मैं आप दिखाने वाला हूं कि उसमें आयुर्वेद में क्या क्या लिखा है। तो ये बात होती है, बहुत सारी वो टेस्ट जैसा होता है, बाद में परमिशन देते हैं और हमने जो परिणाम दिया है वो उसकी बात हम करेंगे। दूसरी एक बात करते हैं कि टीवी के ऊपर करीबन मेरे 700 प्रोग्राम हो चुके हैं। गुजरात की 16 चैनलों में 700 बार मैं आ चुका हूं, करीबन 200 के आसपास ऐसे हैं। हो गया, वो बाद में बात करते हैं। अरिष्ट लक्षण क्या है? अथ काल ज्ञानम समय ऋतुजन्य अरिष्ट लक्षण। तो ये है अप्रलक्षित लक्षण पैसा पूर्णेन्दुना भानुना, ये करके लक्षण है। नेक्स्ट अरिष्ट लक्षण, जो रुग्ण व्यक्ति संपूर्ण दिशाओं में मेघ की अनुपस्थिति में भी मेघ को देखता है, वर्षा न रहने पर भी मेघ को देखता है, पूर्ण चंद्रमा और सूर्य सभी दिशाओं को देखता है और नहीं देखता, नहीं है फिर भी देखता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो होता है तो उसका क्रमशः 6 मास, 3 मास और 1 मास के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघ के आच्छादित आकाश की अनुपस्थिति में अगर मेघ आच्छादित है ऐसा देखेगा तो 6 मास में उसकी मृत्यु होगी। बिना वर्षा के वर्षा देखेगा तो वो 3 मास में मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट अरिष्ट लक्षण के दूसरे लक्षण है, इसके अतिरिक्त जो रुग्ण व्यक्ति अपने चारों तरफ छिद्र एवं धुआं तथा अग्नि की ज्वाला को देखता है, वह क्रमशः 10 दिन, 5 दिन एवं सद्य मृत्यु को प्राप्त होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा कट रहा है। हाँ ठीक है। तो देखिए 10 दिन, 5 दिन आपके पास कितना बड़ा शास्त्र है।
दुनिया में है किसी के पास जो 10 दिन में मृत्यु हो सके, ऐसा बोल सके, दावा ठोक के बोल सके? किसी के पास नहीं है। तो हम वो शास्त्र के अधिकारी हैं। तो अपना हाथ ऊपर कीजिए, इसको ऐसे करिए और कोहनी में से मोल दीजिए, फिर अपने दाहिने कंधे को थपथपाइए। आप आयुर्वेद वाले हैं, मैं वैद्य हूं। उस शास्त्र के आप अधिकारी बनने वाले हैं जो शास्त्र 3000 साल 5000 साल पुरानी धरोहर रखता है। दुनिया का सबसे पहला मेडिकल साइंस है वो। नेक्स्ट, सबसे पहले ये सीवियर कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमेगाली, IHD है, CCF है, CAD है। नेक्स्ट, CAD थोड़ा सा इसमें जो समय दिया गया उसके हिसाब से थोड़ा डिटेल में भी मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें जाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा जाएगा। तो एविडेंस जो दिखाना है वो मतलब ब्लॉकेज जो होता है कोरोनरी में, उसका डिटेलिंग है। नेक्स्ट, हाँ, CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, हृदय का पंपिंग जो है वो कम हो जाता है, उसको कहा जाता है। तो उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट, हाँ, CCF का कैसे किया जाएगा? एंटी-प्रो BNP और CPK-MB, ये जो दो क्राइटेरिया है, दोनों हमारे मसल्स में से जो रिलीज होता है उसका प्रोटीन का एक क्राइटेरिया है, मसल प्रोटीन का। तो उसमें जब कार्डियक मसल में से वो ज्यादा निकलता है तब वो फेल्योर कहा जाता है। CPK-MB है वो मस्क्यूलोस्केलेटल से निकलता है। तो जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज हमारा होता है, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह जो होता है, तो उसमें CPK-MB को ज्यादा गिना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका क्राइटेरिया है कि डिसेबिलिटी किसकी है MND में, तो वो CPK-MB के ऊपर क्राइटेरिया कहा गया है कि इसमें 6000 होगा तो इतना, 9000 होगा तो इतना, 12000 होगा तो इतना। तो डिफॉर्मिटी कितनी है उसी के ऊपर से। तो ये है। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन भी कार्डियक मसल से रिलीज हुआ हुआ प्रोटीन है। तो इमरजेंसी में जब होता है कार्डियक अटैक आता है, तो अटैक आता है तो ट्रोपोनिन सबसे पहले स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड है। एंटी-प्रो BNP है वो कार्डियक मसल का फेल्योर दिखाता है। तो जैसे वो तुरंत होंगे, आप एडमिट होते हैं तो ये तीनों जांच किए जाएंगे और जांच करने के बाद अगर एंटी-प्रो BNP हाई है, ट्रोपोनिन हाई है और CPK-MB हाई है, तो उसी के ऊपर से वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि CPK-MB है वो मस्क्यूलोस्केलेटल, वो जो मसल्स है उसी में से रिलीज होता है। नेक्स्ट, चरक संहिता में अगर हृदय रोग देखा जाए, अध्याय 17 कियंत शीर्षीय और त्रिमर्मीय चिकित्सा में 26वां जो अध्याय है वहां उसकी चिकित्सा मिलेगी। क्योंकि हमें संहिताओं को पढ़ना है तो सीधा ऐसे नहीं मिलेगा। और बृहत्रयी तो महती बुद्धि वाले थे, हम तो सब अल्प बुद्धि वाले हैं, तो हमें तुरंत ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे आयुर्वेद में पैथोलॉजी कहाँ है, ऑर्गन पैथोलॉजी कहाँ पे है। तो किडनी फेल हो रही है, कहाँ पे वर्णन मिलता है? कहाँ लिवर फेल हो रहा है, कहाँ पे वर्णन मिलता है? हृदय फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, कहाँ पे वर्णन मिलता है? तब हम बोलते हैं कि ये आपकी गलतफहमी है, सब कुछ शास्त्रों में है। तो शास्त्रों में है तो आपको जब चरक सिंह ने लिखते हैं कि छर्दी अध्याय में, स्वयंभू अध्याय में देखो तो वृक्क घात, किडनी फेल होगी तो उस समय जो उल्टी होने वाली है वो कैसी रहेगी। जैसे शोथ है तो शोथ में हृदय रोग की वजह से जो शोथ आता है, किडनी की वजह से जो शोथ आता है, उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसका वर्णन मिलता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको पता था। लेकिन आजकल ऐसी जहरीली दवाइयां खा रहे हैं, तो ऐसी जहरीली दवाइयां नहीं थी, इतने रुग्ण नहीं थे, इसीलिए। और दूसरा है क्लासिफिकेशन का जो उनका तरीका था वो अलग था, आज का क्लासिफिकेशन का तरीका अलग है, इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसका रेफरेंस मिलता है कि यहाँ पे ये वृक्क घात यानी कि किडनी फेल हो रही है, तो उसकी वजह से जो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो उसका मतलब है ऋषियों को तो सब पता था। नेक्स्ट, सुश्रुत जी ने अध्याय 43 में हृदय रोग प्रतिषेध के नाम से निदान, लक्षण और चिकित्सा लिखी है। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय में सीधा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं सीधा नहीं मिलेगा हृदय रोग का वर्णन। तो देखिए निदान स्थान के अध्याय 5 में राज्यक्षमा में लिखा है, किसी को सोच में नहीं आएगा ये राज्यक्षमा में हृदय रोग का वर्णन है। और दूसरा निदान है विद्रति वृद्धि गुल्म निदान, तो वहां पे
उसका निदान और लक्षण है। चिकित्सा है तो चिकित्सा में कहीं हृदय रोग का नाम आता है, छर्दी हृदरोग तृष्णा चिकित्सा, तो वहां पे हृदरोग आता है। तो ऐसे सीधा साधा वर्णन हम ढूंढने जाएंगे तो हमारी संहिताओं में नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये सब पता है, बात पे कफ, सन्निपात और कृमिज। नेक्स्ट देखिए, इसमें 43 हृदय में जो पीड़ा होती है, व्यथा होती है, 43 टाइप हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इतने प्रकार की पीड़ा हो सकती है। सिर्फ हार्ट पेन नहीं है, सिर्फ एंजाइना नहीं है। देखिए शब्द, और एक एक शब्द का मतलब है स्तंभ, वेपथु, शून्यता, आयम्यते, तुध्यते, निर्मध्यते। नेक्स्ट, दीर्यते, स्फोट्यते, पाट्यते, विद्यते। कितने कितने शब्द, एक एक शब्द की कीमत है कि ऐसा हो रहा है तो ये वातिक का है, तो ये सब इतने सिम्टम्स मिलेंगे। ये पित्त वाले हैं, तो पित्त में उसका एक एक का मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि हाँ, इसको हम मॉडर्न के पैरामीटर के साथ इसको हम मेलजोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतने सारे, ये थोड़ा जल्दी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी स्लाइड है, बहुत कुछ है। नेक्स्ट, ये कफज के हुए और उनके सब डिटेल है। नेक्स्ट, पेशेंट कम इन इमरजेंसी कंडीशन, कम टू अवर हॉस्पिटल। नेक्स्ट, फर्स्ट विजिट पे उन्होंने सिर्फ ओपिनियन लिया। सबको, पेशेंट के रिलेटिव को ऐसा था कि हम आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे, क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले फिर ओपिनियन लेके चले गए और उसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवा ली। देन केम इन इमरजेंसी कंडीशन। सिर्फ 1.5 महीने के बाद वो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर के ऊपर थे, और बोला कि सर आपने जो बोला था कि इस पेशेंट को शल्यकर्म नहीं करना है, तो लेकिन हमने कर लिया, तो अभी दिक्कत आके है, तो आपको आना है। उसके बाद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मैंने जो शुरू किया वो डिस्कशन हुई, और डिस्कशन के बाद हमने जो चिकित्सा की। नेक्स्ट, पार्श्वशयन, एक शब्द उच्चारण पश्चात श्वास कष्टता। एकदम लेटे हुए थे आईसीयू में, एक शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। क्या हुआ? सांस फूलती है ऐसा बोल नहीं सकते थे, कितनी खराब कंडीशन। और जैसे मृत्यु, और बोल दिया गया था कि आप इस पृथ्वी के ऊपर 7 से 20 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, मतलब उनके रिलेटिव को। ये तो ऐसी खराब कंडीशन में मुझे जाना हुआ था। नेक्स्ट, ये जो है यूरिया यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सब हो चुका था। यूरिया बढ़ा था, क्रिएटिनिन बढ़ा था, एचजीपीटी रेज हुआ था। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन में जब वेंटिलेटर के ऊपर होता है, वही कंडीशन में होता है, तब एक आयुर्वेद के वैद्य की एंट्री होती है। नेक्स्ट, हाँ, CPK भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था। नेक्स्ट, ये देखिए, ये LAD है, एंजियोग्राफी का वो रिपोर्ट है, ब्लॉकेज था। नेक्स्ट, इवन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एंटी-प्रो BNP कंटिन्यूअस रेज्ड, 11,000 था, फिर 11,500 हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद ये 16,000। ट्रोपोनिन भी, मतलब अटैक नहीं था, ट्रोपोनिन नॉर्मल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्ट अटैक नहीं था, सिर्फ फेल्योर था। नेक्स्ट, और ये एंटी-प्रो BNP 16,000 हो चुका था। नेक्स्ट, 2D इको है, उसका पंपिंग बहुत कम था, 10 to 15%। नेक्स्ट, देखिए कंटिन्यूअस रेज थे। जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो वहां से कंटिन्यूअस 11,000 और उसके बाद 16,000 हुआ, तब आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू हुई। नेक्स्ट, ये टीडू इको है। नेक्स्ट, ये सब जो है ना रिपोर्ट, देखिए अपोलो हॉस्पिटल का लोगो है। ये आईपीडी में किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ उनकी धरोहर होती है। वो सब हमारे पास है। हमने बोला था कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, मैं मांगूंगा, अगर आप नहीं दोगे तो मुझे एनालिसिस करने में दिक्कत आएगी, तो मुझे चिकित्सा करने के लिए चाहिए। तो स्पेशल परमिशन वॉज ग्रांटेड। ये सत्य का प्रस्थापन, कल अपूर्व जी ने कहा ना कि जब मनुष्य पीड़ा भोग रहे थे पृथ्वी के ऊपर, तब जो ऋषिगण एकत्रित हुए और बोले कि इंद्र के पास जाके कौन बोलेगा, तो भारद्वाज जी बोलते हैं मेरा चयन किया जाए। ये हमें बोलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस कालखंड में मांगने से
मतलब ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, तो हमें हमारी मांग ऐसे दृढ़ता से रखनी होगी कि हाँ, तो भारद्वाज जी ने जो कहा था कि मेरी पसंद की चीज है, कैसे ऋषि थे, कैसे दिव्य थे कि जो सदैव आज तक कोई जाके वापिस नहीं आया। सिर्फ एक ऐसे मनुष्य थे, मनुष्य स्वरूप में ऋषि, कि जो सदैव स्वर्ग में गए और सदैव वापिस आए। आज तक कोई नहीं हुआ, ऐसे हमारे भारद्वाज जी थे। तो भारद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही ऊर्जा भी रहती, उनका पुण्य कर्म कितना होगा कि वो देह के साथ स्वर्ग में जा सकते थे और उस देह के साथ वो वापिस भी आ सकते थे। ऐसे पुण्यशाली ऋषियों की धरोहर जो हमारे पास है, और हम बेचारे बापड़े ऐसे गरीब, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं है, खजाना भरा हुआ है। बहुरत्ना वसुंधरा जो पृथ्वी है अनेक रत्नों से भरी है। रात का अंधेरा है, आप जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पत्थर आ गया तो आपने बोल दिया, इसको खिसक दिया। लेकिन जब सुबह देखते हैं तो पता चलता है, अरे ये तो डायमंड है, ये तो माणिक है, ये पोखराज है, ये पन्ना है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिसको समझ रहे हो, आपकी नजर के सामने से संहिता के पन्ने फिर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या है। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देने से भी जो मेडिकल साइंस नहीं दे सकता, वो अंदर हमारे पास ऋषियों ने बिना कोई कॉपी राइट किए, बिना कोई ट्रेडमार्क के हमको ज्ञान देके रखा हुआ है। वो ज्ञान के हम उपासक हैं, वो शास्त्र के हम अधिकारी हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूअस अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू में उनके द्वारा जो फेल्योर था, तो डाउन ट्रेंड 16,000, 9,000, 6,000 हर 2-3 दिन में, हर 2 से 3 दिन में 250 से 3,000 एंटी-प्रो पीएनपी किया। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स के गुजरात एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, और जो अरविंद भगवती वगैरह जो है ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो उनके कलीग थे। तो करीबन 14 महीने जिए वो। ये आयुर्वेद की क्षमता होती है। नेक्स्ट, विकृति से प्रकृति का स्थापन सिर्फ 14 दिनों में। लोग बोलते हैं आयुर्वेद धीरे से कार्य करता। अरे तुम 18 महीनों से चिकित्सा कर रहे थे, हमने तो 14 दिन में सब ठीक करके दिया, तो कैसे आयुर्वेद धीरे से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, गंगा स्वरूप पवित्र आयुर्वेद औषधियों का चमत्कार देखिए, सिर्फ 3,000 के आसपास। ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। ये एविडेंस है हमारे पास। कोई दुनिया का मेडिकल साइंस इसको रिवर्स नहीं कर सकता, इसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये एविडेंस है, और वो अपोलो का इन हाउस जनरेट किया हुआ रिपोर्ट है, और हमने छीन के मतलब अधिकार से वो लेके रखा हुआ ये है। नेक्स्ट, आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र क्या हो सकता है? रदबल्य, स्नायुगतवाद एवं रसायन चिकित्सा। तो मांसगतवाद और स्नायुगतवाद, इसमें तो उसमें फाइब्रस टिश्यू हो जाते हैं कार्डियक मसल्स में, और उसकी वजह से वो पंपिंग नहीं कर पा रहा, तो उसमें हमें ये चिकित्सा कैसे सोचनी चाहिए, वो मेरा जो सोच है वो नागार्जुनाभ्र, प्रभाकरवटी में भी कहरबा पिष्टी आती है। नागार्जुनाभ्र है, अगर ओरिजिनली बनाया जाए 1000 फूटी अभ्रक भस्म को 21 बार अर्जुन की भावना दी जाती है, तो ऐसा कोई निर्बलता, ऐसी क्षण नहीं हो सकती कि वो हृदय को बल न दे। तुरंत प्रभावशाली, तुरंत। और यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, सब लिंगुअल नाइट्रोकॉन्टिन ग्रुप की जो सॉर्बिटेड वगैरह एलोपैथी की दवाई आती है, वो जीभ के नीचे रखी जाती है। आप सबको पता होगा, कोई ना कोई घर में रिलेटिव है तो उसका सबसे पहला रेफरेंस चरक संहिता में है, सबसे पहला। और हम इमरजेंसी में यही करते हैं, सहस्त्र फूटी अभ्रक भस्म, उसको सिर्फ एक चुटकी, आधी रत्ती से भी कम, उसको बोल देते हैं कि जीह्वा के नीचे रखो, तुरंत विदिन 2 मिनट, विदिन 1 मिनट, विदिन 3 मिनट परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहां कोई बड़े बड़े इंजेक्शन काम नहीं कर सकते हैं, वहां वो काम कर सकते हैं। तो हमारे पास इतनी प्रभावशाली औषधियां हैं, 4-5 साल के बाद वो बनती है। 1 फूट देने में कितना समय लगता है, वो रसशास्त्र वालों को पूछो कितनी मेहनत लगती है। तो 1000 फूट है वो देने का है। और किसी ने मान लो बोलते हैं कि व्यापारी है कोई, उसमें कोई गालमेल की है, तो 600 फुट दिया, 300 फुट दिया, तो व्यापार की खामी है,
वो आदमी की खामी है, शास्त्र की खामी नहीं है। मेरे मुंह से कोई नहीं बुलवा सकता आयुर्वेद के बारे में एक नकारात्मक शब्द, आज तक कोई नहीं बुलवा पाएगा, कभी भी नहीं बुलवा पाएगा। मैं शास्त्र की टीका मेरे मुंह से कभी भी नहीं होगी। आज 28 साल हुए जब मैंने 97 में चिकित्सा शुरू की, तब प्रतिज्ञाबद्ध हुआ था धन्वंतरी जी के चरणों में कि मैं एक भी दवाई एलोपैथी की लिखूंगा नहीं। अगर मेरी आजीविका नहीं चली तो मेडिकल फील्ड छोड़ दूंगा, डिग्री फाड़ दूंगा, और आपको ही करना है। क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो मैं एकदम से आत्मविश्वास होकर, समर्पित होकर, पूर्ण श्रद्धा भाव से ज्ञान की उपासना कर, बिना ज्ञान के नहीं चलेगा, तो ज्ञान की उपासना कर, पूर्ण तरीके से धन्वंतरी के चरणों में रखता हूं। सर भगवान जी इसको संभालना, आप ही चिकित्सा सुझाओ और इसमें से बाहर निकालो। आज तक 28 सालों मेरे हाथ से लिखा एक भी एलोपैथिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई निकाल के दे दे 25 साल पुराना, तो अभी के अभी मैं डिग्री फाड़ दूं, 5 लाख रुपए का मैं इनाम दे दूं। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि 210 एलोपैथी के एमडी 210 मेरे यहां पेशेंट हैं। देवेर 27 गायनेकोलॉजिस्ट, 6 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, 20 रेडियोलॉजिस्ट, ये सब जो आते हैं यहां जाने का होता है और वहां इधर उधर से होके वो बैकडोर से एंट्री करते हैं और हमारा नंबर ले लेते हैं पेशेंट से और फिर बोलते हैं सर इसमें क्या करना है, मेरा माइग्रेन 6 साल से मीट नहीं रहा। एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे जो लोअर इसो एलईएस जो बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो अन्ननली का वाल खराब हुआ है और रोज रात को मुझे खट्टी उल्टियां होती है। पेंटोप्रेजोल ये सब है वो तो मैं ले चुका, 6 साल से ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी हर रोज रात को उल्टी करनी पड़ती है और ऐसा मुंह में से खट्टा खट्टा निकालेंगे और बोलते हैं कि ऑपरेशन करना है, लेकिन आपका नाम सुना है तो फिर हम आपकी चिकित्सा करना चाहते हैं, आपके पास से चिकित्सा करवाना। तो ये डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये आयुर्वेद का पुण्य फल है कि जो मुझे मिल रहा है कि मैंने जो तप किया, शुरू में जो आर्थिक कठिनाइयां आई, लेकिन अभी तो काल बदल गया है, काल बदल गया है और अभी आयुर्वेद का जमाना आ चुका है। तो आप उस कालखंड में जी रहे हो, वो आनंदित होना है आपके लिए। सोना नहीं है किसी को, नींद आने भी नहीं देंगे। नेक्स्ट अलाजाइल सिंड्रोम। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, 2.5 साल की बच्ची है। अलाजाइल वो एक जीन्स में डोमिनेंसी आती है। नेक्स्ट नहीं, उसमें एक जीन में वो कॉल्ड JACD1 लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 20 वो परिवर्तन हो जाता है, उसकी वजह से जन्म से पीलिया रहता है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा डिटेल है, सिवियर इचीनेस, उसकी थोड़ी डिटेलिंग है कि एलोपैथी क्या मानता है। नेक्स्ट वही उसका फेलियर होता है 5 साल या 7 साल, लीवर फेल होगा, लीवर सिरोसिस होगा और बड़ी व्याधियां होगी, पेशेंट खा पी नहीं पाएगा और छोटा बच्चा है। और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि अकेला लीवर ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बच्चे को लीवर ट्रांसप्लांट किया नहीं जाता, क्योंकि उम्र बढ़ती है, उसकी साइज बढ़ती है, तो उसमें फिर लाइफ स्पान बहुत कम, 50% से ज्यादा, वो 5 साल का होते होते बच्चा मर जाता है। और देखिए रिजल्ट हम दिखाते हैं। नेक्स्ट ये उसी का डिटेलिंग है। नेक्स्ट अलाजाइल बिलीरुबिन देखिए 13.57 और ये 12.45, एक बार भी बिलीरुबिन 12 से कम नहीं है, एक बार भी नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए वेरी हाई बिलीरुबिन अगेन। नेक्स्ट हाँ, एससीपीटी, एसजीओटी, जीजीटी ये सब हाई है, करीबन 500-800 के बीच में। नेक्स्ट और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लीवर को सब मैनेज करना है, ये सब प्रोटीन और उसको जो फैट वगैरह सेल्स है उसका जो मैनेजमेंट है वो लीवर करता है, तो वो सब हाई है, तो उसका मतलब ये है कि लीवर में बहुत खराबी है। नेक्स्ट डीएनए टेस्ट में उसका रिपोर्ट है कि डीएनए टेस्ट में वो अलाजाइल सिंड्रोम, वो जीन में परिवर्तन हुआ है, वो उसका एविडेंस है। नेक्स्ट पूरा शरीर एकदम अतिकंडू और पित्ताभास। नेक्स्ट उनकी आंखें देखिए,
हरिद्र नेत्र हमारे कामला में, और उसमें है हरिद्र नेत्र। नेक्स्ट ये वीडियो है, वहां से बीच में ले जाओगे ना, नेक्स्ट हाँ, बीच में कर्सर को ले जाके टिक करो तो नीचे ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, बीच में ले जाओ। नहीं वो पिक्चर के ऊपर बीच में रखो। हाँ नहीं आ रहा, नहीं बहुत सारे वीडियो भी है इसमें, बीच में क्लिक करो तो वहां इसमें आता है। ये नहीं रहेगा, क्योंकि यही आवाज सुनानी थी, बच्चे की जो पीड़ा है ना वही सुनानी है, क्योंकि वीडियो में जो लिखा है जो पीड़ा है उसको वही देखना है। तो लैपटॉप वगैरह हो सकता है तो अवनीश खोल के रखते हैं, अगर ट्राई कर देंगे तब तक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अवनीश कहाँ गया वो लैपटॉप? तो यहाँ पे इतनी इचिंग है बच्चे की पीड़ा आप देख सकते हैं कितना है, वो सुनने के काबिल है कि ये कंडीशन थी और उसके बाद में कैसे प्यार से वो खेल रही है। वो ऐसा होता है कि उसमें जीन्स की खामी की वजह से जो बिलियरी डक्ट, स्मॉल बिलियरी डक्ट होती है जो लीवर में से उसको बाहर निकालती है, वो बनती ही नहीं है, डक्ट ही नहीं बनती है। वो लैपटॉप लेके आओ, खोल के रखो, अगर इसमें जुड़ सकता है तो। हमारा भी पुराना ही लैपटॉप है, अगर हो सकता है तो ट्राई कर लेना। तो ऐसी कंडीशन में जो बिलीरुबिन लीवर से बाहर निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाता है। तो इसी की वजह से पेशेंट को जो सीवियर फ्लोराइटिस और इचिंग जो होता है वो जबरदस्त होता है। उसका हमने यहाँ पे प्रूफ देने की कोशिश की। तब तक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शुरू हो गए। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन बिलीरुबिन, देखिए 7.7 आ चुका है 2.5 महीने में। एक बार भी करीबन जब आए 2.5 साल की बच्ची थी, करीबन 50 के आसपास एसजीपीटी और बिलीरुबिन के रिपोर्ट थे। एक भी रिपोर्ट में 12 से नीचे नहीं, एक भी नहीं। पहली बार 10 के नीचे भी आया, 8 के नीचे गया और ये 7 के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर, बच्ची का फोटो देखिए, उसकी स्किन का टोन देखिए, कितना परिवर्तन दिख रहा है। नेक्स्ट, हाँ आयुर्वेद है तो सब मुमकिन है। ये 50% इंप्रूवमेंट 6.17, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जिनको दिखाते थे 3, तो सब ने ऐसा बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें बिलीरुबिन कम हो सकता है, और ये एविडेंस बन चुका था। और आज भी परसों ही वो बच्ची आके गई है, हमारे पास परसों का भी वीडियो है, वो आके गई थी, खेल रही थी, और शुरू में जो पीड़ा थी उसकी वो भी हमारे पास इसमें वीडियो है। नेक्स्ट, ये बच्ची खेल रही है, आनंद कर रही है, जो बच्चे का जीवन में होना चाहिए वो। नेक्स्ट नेक्स्ट इस केस को खत्म कर देते हैं, बाद में जोड़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र मैंने जो सोचा, उदर रोग कामलाहार औषधि, पित्तहर औषध, यकृत आभ्यंतर, ये वाक्य को पढ़ लेना। मैंने जब चिकित्सा लिखी तब मैंने क्या सोचा था वो मैं दे रहा हूं। यकृत आभ्यंतर पित्त नलिका पुनः निर्माण रसायन,
ऐसे लिखते समय मैंने ऐसा सोचा कि वहां जो पित्त नलिका नहीं बनी है पित्त को ड्रेन करने के लिए, तो बिलिरुबिन आएगा कैसे बाहर, तो उसको बनाने के लिए हम इतना इतना कर सकते हैं, ऐसा सोच के मैंने चिकित्सालय और ईश्वर की प्रेरणा से जब ये सोचता है और जब परिणाम आता है तो मुझे भी आश्चर्य है कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। भगवान का मैं एक बालक ऐसा हूँ जो भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसे ऐसी औषधियों को सुझा देते हैं कि उस समय वो रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि क्या क्या ईश्वर की कृपा हो रही है। इसमें मैं कुछ टिप्पणी करूंगा। ताप्यादि लो, यकृत बिहारी लो, नवाजश लो, बहुत सारे लो हमारे पास है। तो ताप्यादि लो पित्त सामन है और ऐसी कंडीशन होता है तो आप उपयोग कर सकते हैं। यकृत बिहारी लो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जयपाल और दंती दोनों आता है, तो आधी गोली भी दोगे ना बड़ी उम्र वालों को तो भी वो 4 से 6 बार के लिए मल प्रवृत्ति हो सकती है। ताप्यादि लो से नहीं होगा, लेकिन यकृत बिहारी लो जब देते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रवाही एक एक गोली या दो दो गोली दे दी तो 15 से 20 बार 10 बार हो जाएगा, मल प्रवृत्ति एकदम प्रवाही हो जाएगी, तो थक जाएगा। तो दोष तो निकालना है, लेकिन बच्चा है तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दोष निकालना है कि उसको उसका जो बल है, आज का बल था वो इतने बल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पित्त रेचन होके निकलते रहना चाहिए। बाकी ये तो कुछ पैटर्न है। एब्लिक्योर डीएस हो गया शुरू। लीवजार सिरप रसायन, इसमें देखिए जो चूर्ण औषधि है ना, हमारे यहाँ हम ऐसे करते हैं 2 से 3 प्रकार की गोलियां देंगे, एक आध काढ़ा 1 या 2 काढ़ा मिश्र करके देंगे और चूर्ण में हम ऐसा करते हैं 2 या 3 चूर्ण वो मिक्स करके उसके अंदर भस्म, पिष्टिक, क्षार, सत्व आदि है उसी के अंदर मिला लेते हैं और ऐसे बन के 15 दिन का होता है तो 120 से 130 ग्राम, महीने का होता है तो उसमें 240-250 ग्राम, तो एक टाइम का 4 ग्राम, एक चम्मच जो हम गिनते हैं 1 टीस्पून फुल, तो उसके हिसाब से 4 ग्राम सुबह 4 ग्राम शाम को, ऐसे करके डोज को हम डिवाइड करते हैं। तो काष्ठौषधि है 2, 3 या 4 और उसके बाद में भस्म, पिष्टिक, क्षार, सत्व है। तो ऐसे जो चूर्ण है रसायन यष्टिबंधु भृंगराज सत्व, देखिए यहाँ पे भृंगराज सत्व है, जैसे गुड़ुचि सत्व आपने पहली बार सुना होगा। गुड़ुचि सत्व तो सबने निकाला, किसने भृंगराज सत्व निकाला है? कोई नहीं, शायद मैं जब भी जाता हूं ना किसी ने नहीं निकाला। जैसे गुड़ुचि सत्व में से 100 में से 1.5 या 2 किलो सत्व ओरिजिनल निकलता है, ऐसे भृंगराज में से वो सत्व निकलता है और वो जो कार्य करता है ना वो अद्वितीय होता है ऐसे कंडीशन में। मंडूर भस्म है, गुड़ुचि सत्व है, मुक्ता सुक्ति और प्रवाल पिष्ट, इस सपने बना के अंदर पित्त नली, एंड्रोथेलियल कैविटी चाहिए, वो नली बननी है, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब एक सप्लाई होगा और वहां से नई नलियां बनेगी। किसी मेडिकल साइंस के पास ये सोच भी नहीं, ये औषध भी नहीं है। शायद सोच आ जाए तो औषध तो किसी के पास नहीं है। तो गरीब तो वो है, हम तो धनवान है, खजाने के मालिक है, कि क्यों हम रोए, हमारे पास कितनी क्षमता है। मंत्रिकादि, पटोलादि और प्रवाह पंचामृत, प्रवाह पंचामृत जो है वो प्रवाल पंचामृत मोती युक्त होता है। शुरू होने मैं खोल के दे देता हूं। प्रवाल पंचामृत जो होता है मोती युक्त, सर्व उदर रोग अधिकार, कामला अधिकार और ऐसी सब कंडी गुल्म अधिकार, ये सब में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, नींद नहीं आनी है। नेक्स्ट, सीए बक्कल मिकोजा विथ लोअर एक्सटेंशन टू लोअर जीपीएस। नेक्स्ट, देखिए ये एविडेंस बेस्ड, देखिए आपको बहुत मजा आएगा। बक्कल मिकोजा में जो पास हुआ है 3.3 × 4 × 1.7, तो यहां में जो कैंसर हुआ था उसका एक केस है, उसको मैं फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा, उसकी रेडियोलॉजिकल इमेजिकल जो एविडेंस है वो भी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट,
ये हिस्टोपैथोलॉजी है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा SCC जिसको बोलते हैं, वो डायग्नोसिस हुआ और उसके बाद कंफर्म है बाय ऑन्कोसर्जन। उन्होंने बोला कि इसमें ये डिजीज है और इसको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए ये जब आए ना तो बायोप्सी होने से पहले एक छोटा सा व्रण था, हल्का सा, क्योंकि तंबाकू चबा रहे थे तो हल्का सा व्रण था, वो बायोप्सी में FNS जो बोलते हैं ना, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन, तो उसमें थोड़ा सा निकाला तो व्रण बड़ा हो गया और छेद हो गया उसमें, और इतना खराब कंडीशन में था कि एकदम बढ़ गया तो पेशेंट डर गया। वो बोला कि नहीं हमें एलोपैथी में नहीं जाना, तो हमारे पास आए, फिर हमारे पास आए और चिकित्सा हमने शुरू की। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 मास पूर्व दक्षिण मुखाभ्यंतर श्वेताभ व्रण युक्त लघु ग्रंथि निर्माण। देखिए हमारे पास, हमारे यहाँ हम संस्कृत में ही लिखते हैं, पूरा संस्कृत में। हमारे 4 मेडिकल ऑफिसर की टीम है, वो भी सिर्फ संस्कृत में लिखेंगे। तो ऐसा होता है कि हमें भी कभी कभी पता नहीं है, तो हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत में कैसे लिखा जाए, कोई वर्ड की हमारे पास कमी है कि ऐसी कंडीशन में कैसे लिखेंगे। तो सतत शास्त्र अभ्यास करते रहते हैं और अपने आप को उस कमी को हम दूर करते रहते हैं। तो ये आपको भी आदत रखनी है कि जो लिखना है हिस्ट्री, हो सके इतना संस्कृत में, जितना हो सके उतना। तो हम क्या है, हम संस्कृत को प्यार करते हैं, इतना प्यार, गहरा प्यार कि कोई दूसरी भाषा हमें पसंद नहीं आती। जितना है कैपेसिटी, उतनी कैपेसिटी को हम संस्कृत में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, देखिए पोत युक्त अर्बुद, वो सड़न के साथ वो सड़ा हो गया और उसमें ये बढ़ गया था। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा था कि शुरू के 15 दिन में आयुर्वेद की दवाई ली और फिर आसपास वाले लोगों ने डरा दिया, अरे आयुर्वेद दवाई खा रहे हो, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या करोगे। तो फिर 15 दिन की दवाई खत्म भी नहीं हुई थी और चले गए ऑन्कोसर्जन के पास, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। तो बोला कि नहीं आपको कीमोथेरेपी शुरू कर देते हैं। तो जो बायोप्सी से बढ़ा हुआ था वो उसको और बढ़ाने का कार्य ये कीमोथेरेपी ने कर दिया। सिर्फ 2 कीमोथेरेपी हुई और ये इतना बढ़ चुका था। नेक्स्ट, देखिए कितना खराब होके रखा हुआ है, ये इतना खराब है। ये बायोप्सी करने के बाद ये छोटा सा व्रण था, उसको पूय युक्त, पोत युक्त गंभीर व्रण में परिवर्तन करके रखा। फिर बोल दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ ऊपर करने के लिए तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और प्रजा भी कैसी है, लाख रुपया दे देते हैं, 2 लाख दे देते हैं, 5 लाख दे देते हैं। लो हम पैसा देते हैं, पास में खाई है, हम वहां कगार पे खड़े हैं, मैं धक्का मारो, हमें गाय खाई में गिराओ। ऐसी प्रजा भी है, मान्यता ऐसी है कि हाँ वो मरने के लिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बहुत लताड़ लगाता हूँ, बहुत गंभीर उनको बोल देता हूँ कि अगर इस बीच में अभी एक बार किसी ने छोड़ के गया और वापिस आया तो मैं बोलूंगा कि आयुर्वेद की शरण में आ रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है। अगर दूसरी बार चले गए तो मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बोलूं, एक वैद्य बोल रहा है कि आपको एलोपैथी के डॉक्टर को छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा, तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो क्या है कि जो वो डर दिखाते हैं, वो भय दिखाते हैं, वो हम भी थोड़ा सा, हमें वो भी सीखना पड़ेगा कि हम भी बोलेंगे कि कुछ भी होगा तो हम भी आपकी चिकित्सा नहीं करेंगे। तो ऐसे बोल दिया था मैंने कि अगर आपको चिकित्सा करनी है तो हमारी ही चिकित्सा होगी, उसके बाद में नहीं। नेक्स्ट, देखिए क्या था, कीमोथेरेपी से पहले 33x40 और करके क्या है 59/36, ये इतना व्रण बड़ा करके है। नेक्स्ट, 4 ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन ने बोल दिया कि आपका जबड़ा निकालना है, राइट मैंडिबुलोटॉमी करनी है, पार्शियल ग्लोसोटॉमी करनी है। नेक्स्ट, देखिए ये वेदांता का है, सब जगह से बोला गया कि आपको जिंदा रहना है तो आपको जबड़ा निकालना पड़ेगा, आधी जीभ निकालनी पड़ेगी, बेस ऑफ टंग निकालना पड़ेगा और करीबन 6 के आसपास दांत निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, और ये चिकित्सा, देखिए पहले वाले में ऑप्शन देखिए, एलोपैथी का क्या ऑप्शन था, विथ लॉस ऑफ 4 to 6 प्रीमोलर एंड मोलर, राइट मैंडिबुलोटॉमी,
एंड पार्शियल ग्लोसेक्टोमी। ये करने के बाद आप जिंदा रह सकते हो। आयुर्वेद की औषधियों ने क्या दिया? ओपन चैलेंज। मैं उस समय मैंने सोशल मीडिया में भी डाला था, टीवी के ऊपर भी बोला था, ये दिखाया था, टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलते हैं तो मैंने बोला कि ओपन चैलेंज टू ऑल ऑन्को सर्जन, कैन यू डू, कैन यू डू, आप कर सकते हैं क्या कि बिना जबड़े को निकाले विकृति में से प्रकृति का स्थापन आप नहीं कर सकते, गारंटी के साथ नहीं कर सकते। आपने तो तोड़ने के लिए, काटने के लिए बोला था, तो वो जो विकृति हुई थी वो विकृति हमने ठीक करके दी। ये कुछ भी नहीं दांत निकाले, न मैंडिबुलर निकाला और न जीभ निकाली, और पूरा प्रकृति का स्थापन होकर रखा है। कोई कर सकता? कोई भी वर्ल्ड का कैंसर सर्जन ये नहीं कर सकते। सिर्फ आयुर्वेद की ताकत है ये। नेक्स्ट, इसके दुष्प्रभाव का सर्वोच्च शिखर और आयुर्वेद के अमृत का प्रसाद क्या हो सकता है, देख लीजिए। नेक्स्ट, इसमें संप्राप्ति स्वनिदानेन उत्पन्न कर्कटार्बुद बायोप्सी हेतु छेदन कर्मतः ग्रंथि वृद्धि एवं विस्तार, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट जो हुआ। फिर अति दुर्गंधकारी कोथ युक्त अर्बुद की उत्पत्ति और सब हुई गंभीर व्रण समूह हो गया। ऐसी गंभीर परिस्थिति में हमने वो रिजल्ट दिया। नेक्स्ट, चिकित्सा सूत्र कैसे हो सकता है? ये इसमें कर्कटार्बुद व्याधि प्रत्यनिक औषध तो है, गंभीर व्रण शोधन और गंभीर व्रण रोपण औषधियां जो थी अमृत आदि केसर गुगुलू, उसमें हमने जो चूर्ण उपयोग किया है क्योंकि मांस का सड़न हो चुका था, तो चोपचीनी पूरी प्रतिरोधक भी है और वहां न्यूरोमस्कुलर मैनेजमेंट वो जो खराब हो जाता है उसको फिर से रिस्टोर कर सकती है। मंजिष्ठा है, दारू हरिद्रा है, तो पुई को भी निकालेगी और वहां से नया मांस की उत्पत्ति कर सकती है। उसके लिए हमने दूसरी औषधियां दी। और हीरक और सर्वेश्वर परपटी, जब भी कैंसर का रुग्ण आता है तो सर्वेश्वर परपटी सब हमारी रजत, भस्म, सुवर्ण, रजत, माणिक्य, सब रत्न, मुक्ता सभी से बनी हुई है और इतनी दिव्य औषधि है कि सर्वेश्वर परपटी बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, लेकिन कैंसर की ऐसी गंभीर व्याधियों में आप बेझिझक उपयोग कर सकते हैं और कितना आशीर्वाद बरसाती है हमारे ऊपर। ये औषधि इतनी निरापद भी है कि आप वर्ल्ड में किसी के पास ये खजाना नहीं है। वो बोलते हैं ना कि हमारी ये 50 लाख की कीमत की है, ये है, उसकी कीमत में भी तोलो तो भी ना आए, ऐसी कीमत इसकी है ये। नेक्स्ट, सीओपीडी विथ सीए लेफ्ट लंग। नेक्स्ट, अभी खुल गया वो, ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके तो नहीं तो फिर जब ये सेट होता है हम कुछ बात करेंगे। टीवी के ऊपर मैं जो बोल रहा था उसी बात एक समय दोनों पैरेलल हम बातचीत करते रहेंगे। हाँ, हो गया, लेकिन उल्टा है ये स्क्रीन। जब भी डिबेट होती है ना, तब कोई एलोपैथी वाला सामने बैठा है, अगर उसने जीभ कचड़ने की हिम्मत कर दी, आयुर्वेद के बारे में शब्द बोल दिया, फिर गया काम से। ऐसी मतलब उग्र चर्चा होने वाली है और इसी के लिए टीआरपी इतनी बढ़ती है। बात करके जो ब्रॉडकास्टिंग उसका जो रेटिंग आता है, जो टीआरपी बढ़ने और क्राइटेरिया है, तो ऐसा है कि मैं अहंकार से इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक आयुर्वेद का प्रतिनिधि जाता है तो टीआरपी को बढ़ाने का काम करता है। वो बोलते हैं कि सर आप आते हैं ना तो हमारा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जाता है। गुजराती में होता है ज्यादातर, लेकिन अगर किसी ने हिम्मत की
कि वो आयुर्वेद वाले आप कैंसर का पेशेंट कैसे देख सकते हो, ये कैसे देख सकते हो। तो मैं फिर बोल देता हूं कि सर आपने जेब कचर ली, अब सुन लीजिए, आपका सामना आयुर्वेद के महाराणा प्रताप से हो रहा है। 20 किलो का भाला लेके खड़ा हूं मैं, 80 किलो का बख्तर पहन के बैठा हुआ। आपको जो ठोकना है ठोक सकते हो, लेकिन जब मैं भाला फिर ठोकूंगा तो आपकी हैसियत नहीं रहेगी, आप बोल नहीं पाओगे, आपकी जीभ कचड़ के रख दूंगा मैं। ऐसी इतनी हम क्षमता रखते, ज्ञान की इतनी उपासना की। और ये बोलना पड़ता है क्योंकि कोई ऐसे नहीं समझता। फिर जब मैं ऐसे बोलता हूं तो वो बौखला जाते हैं, उनके पास शब्द नहीं रहते हैं। और फिर बोलता हूं कि सर आप बोलते हैं कि आयुर्वेद के पास नहीं है। तो 1960 से लेकर 2010 तक 50 साल का कालखंड है। अगर टाइम को एरियल व्यू से देखा जाएगा, समय के ऊपर से देखा जाएगा, तो 50 साल के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया 58% ड्रग हो जाओ, आपने 58% आपकी ड्रग जो है, जो रिसर्च हुई थी, आप बोलते हैं कि आपकी दवाई रिसर्च वाली नहीं है। अरे आपकी तो रिसर्च वाली थी, क्यों हटा दी? नेफ्रोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बदल देती है, बहुत सारा हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देती है, हड्डियों को गला देती है, मोतियाबिंद पका देती है, क्या क्या साइड इफेक्ट नहीं करती है। और आप हम बोलने वाले एक औषधि तो 25 साल तक टिका के दिखाओ, एक औषधि आप नहीं टिका सकते, फिर भी ऐसा बोल रहे हो। हमारी वही त्रिभुवन कीर्ति रस 2000 साल पहले भी विषम ज्वर मिटाती थी, हमारी वही सुदर्शन धनवटी वो विषम ज्वर मिटा दी थी, 4000 साल बाद के वो मिटाने वाली है। ये हमारी औषधि है, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एकदम निरापद है। तो आपके पास तो ऐसी औषधियां नहीं है। लास्ट में जब ये गैटिफ्लॉक्सासिन करके एंटीबायोटिक थी, 2017 में अमेरिका में उसके ऊपर बैन आ चुका है। उसके बैन के अंदर क्या था, 20 साल से लेकर 40 साल तक के जितने युवान थे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दिया जाता था, तो उसमें ऐसा था कि करीबन 40% लोगों को डायबिटीज इंड्यूस करता था। मतलब एक एंटीबायोटिक 40% युवानों को, 26 साल का युवान है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, 5 दिन के लिए गेटिफेक्सोलिन खा ली, तो क्या हो गया? डायबिटीज। बोला मुझे तो पता नहीं है, मुझे है ही नहीं कि मैंने कभी खाया नहीं, मुझे कैसे डायबिटीज 400 आ रहा है? तो अंदर जीन्स में घुसनखोरी करके बदलने वाले आप हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले आप हैं, और आप हमको सिखाएंगे। जो 10 लाख लोगों की डेथ एनएसएआईडी ग्रुप में ऑफिशियल एनसीबीआई का डेटा, तो 10 लाख लोगों की डेथ होती है किडनी फेलियर की वजह से, पेन किलर खाने की वजह से, और उसकी वजह से ये डेथ हो जाती है। और आप हमको सिखाएंगे कि आयुर्वेद औषधियां आपकी टॉक्सिसिटी करती है। रिजल्ट तो देके दिखाओ। फिर ऐसा भाला ठोकते हैं ना, और ऐसे बहुत सारे, मेरे पास 500 तीर है, तो जब भी रखता है सभी तैयार है, जब भी वो बोलने की हिम्मत करेंगे ना तो वो ठोक देता हूं। वो बाद में दलील करने के लिए लायक नहीं है। इसमें काफी सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। मैं औषधियों की फलश्रुति को बहुत महत्व देता हूं। जैसे आज सुबह में भी बात हुई थी, कल भी जब ये जितेश मेरे को लेने के लिए आए थे पटना से, तो रास्ते में भी मैंने बताया कि फलश्रुति हम देखते नहीं। फलश्रुति क्या है? तो जब भी कोई योग होता है तो योग के पीछे 2-3 लिटि में शास्त्र का वो किस लिए वो बनाया गया वो सब दिखाते हैं। तो उसके लिए जो फलश्रुति होती है, तो फलश्रुति में लक्ष्मी विलास रस करके जो औषधि है, तो वो उसका फलश्रुति में क्या लिखा, एक शब्द आता है द्विलक्ष्य योजनी, द्विलक्ष्य योजनी दृष्टि भवती। कौन बोल सकता है? द्वि यानी 2, लक्ष्य यानी लाख, और योजन यानी अंदाज से 4 से 6 किलोमीटर, जो हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र रंगा था। तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं फलश्रुति में कि अगर लक्ष्मी विलास का सतत सेवन करते रहते हैं और फिर कुछ सालों के बाद अगर आप आकाश की तरफ दृष्टि करेंगे तो आपकी दृष्टि कैसे हो सकती है? द्विलक्ष्य योजनी, यानी 2 लाख और उस इंटू 4 करो तो 8 लाख किलोमीटर, आज के हिसाब से 8 लाख किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं। है कोई साइंस
इतना बोलने की शुरुआत तो करो, परिकथा भी नहीं कर सकते आप तो। ऐसी फलश्रुति लिखी है, सप्तरात्रा तो घृतऋषि नाशय, 7 रात्रि में घृतऋषि का नाश करता है। त्रयोदशा को बोलो, बात मेरा कुछ रस की फलश्रुति में है। मासेन अंधो अपनी पश्यते, 1 महीने में भी अंधा देखने लगता है। कौन बोल सकता है ये? हमारे शास्त्रकार बोल सकते हैं, और उस शास्त्र के हम अधिकारी बने हैं। हो गया? वो मेरा लैपटॉप है कि वही है? तो थोड़ा सा पहले में हाँ नेक्स्ट